नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की और प्रदेश भर से अलग अलग सहयोगी हमारे देंगे हर खबर पर अपडेट। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से अब नए साल का आगाज होने वाला है और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रशासनिक अमला सतर्क नजर आ रहा है, किस तरीके से एडीजी एलओ ने कानून व्यवस्था को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसको लेकर के हमारे सहयोगी प्रियम पाठक ने लखनऊ का ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के द्वारा पूरे जिले की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसको जो है 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसी क्रम में मैं इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज में खड़ा हुआ हूं। पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये बैरिकेटिंग्स की गई है। बैरिकेटिंग्स शहर के कई विभिन्न इलाकों में ये बैरिकेटिंग्स की गई है। और अगर बात की जाए सुरक्षा की तो जिस तरह से जो पुलिस है, आज का जो रात का जो त्यौहार है 31 दिसंबर, इसको लेकर पुलिस सड़कों पर रहेगी। जो जॉइंट सीपी हैं और चाहे डीसीपीस की बात कर ले, वो भी लगातार जो है फील्ड में रहेंगे। और अगर बात की जाए जो हुड़दंग है, जो स्टंटबाज है, उनके खिलाफ जो है लखनऊ पुलिस का लगातार सघन चेकिंग अभियान चलता रहेगा। और अगर बात की जाए कल के जो 1 जनवरी है उसको लेकर जो धार्मिक स्थल है उस पर भी पुलिस की पूरी तरह से मुस्तैदी रहेगी। और जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। नए साल को लेकर रायबरेली प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है, लेकिन नए साल की एक रात पहले प्रशासन ने ऐसी क्या कार्रवाई की है कि जिले भर में अब हलचल मची हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। नए साल को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी के द्वारा कल देर रात रायबरेली शहर में रूट मार्च किया गया और सार्वजनिक स्थलों पर छापेमारी करके लोगों को चेतावनी भी दी गई कि आने वाले नए साल के जश्न को ऐसा मनाएं कि वो जश्न मातम के रूप में ना बदल सके, क्योंकि खुशी में कुछ युवक व कुछ स्टंट करने वाले लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं कि नया साल जो जश्न के माहौल का होता है वो मातम के तौर पे बदल जाता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, सीओ सिटी व सदर एसडीएम के द्वारा देर रात ढाबा संचालकों, होटल व रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर छापेमारी की गई और लोगों की तलाशी भी ली गई कि कहीं से किसी प्रकार से अवैध कार्य न किए जा सके। और शराब की दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर चेक किए गए और जो शराब वहां मौजूद है उसकी भी सघन चेकिंग की गई कि अवैध शराब की नए साल पर बिक्री न की जा सके। आपको ये भी बता दें कि जिला प्रशासन लगातार एक्शन मोड में सख्त रुख अख्तियार कर चुका है। ऐसे लोगों को चिन्हित भी किए जा रहे हैं, जो स्टंट करने वाले युवक हैं उनको भी चिन्हित करके कार्यवाही करने की बात कही गई। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन की सख्त रुख के बाद क्या ऐसे हुड़दंगाइयों पर और स्टंट करने वाले युवकों पर किस तरह से जिला प्रशासन इनको रोक पाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन के इस सख्त रुख पर क्या जिले में किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने वाले लोग तो सक्रिय नहीं हो सकेंगे। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और होटल संचालकों को, ढाबा संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि नए साल के जश्न में किसी प्रकार की शराब न पिया जाए होटल पर या ढाबों पर। वहीं दूसरी तरफ जिला अधिकारी के द्वारा नए साल में कोविड गाइडलाइन फॉलो करने की बात कही गई है। सार्वजनिक स्थलों पर, व्यावसायिक स्थलों पर और पास इलाकों पर जाकर जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि नए साल में जिस प्रकार का जश्न होता है वो जश्न ऐसा सुरक्षित मनाया जाए कि लोगों के बीच में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से 31 दिसंबर की रात लोगों का जश्न होगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी लगातार टी शर्ट पर नजर आ रहे हैं और जब इसको लेकर के राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या मजेदार जवाब दिया, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस मेरे गुरु की तरह है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। जो भी बीजेपी और आरएसएस मेरे ऊपर हमलावर रहती है वो मेरे लिए बहुत काम देता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जानता हूं कि विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा के
दरवाजे हर उसके लिए खुले हैं जो भारत को जोड़ना चाहता है। विचारधारा में एक रूपता होती है, नफरत, हिंसा और मोहब्बत में एक रूपता नहीं होती। अखिलेश जी और मायावती जी जो प्यार का हिंदुस्तान चाहते हैं, नफरत का नहीं, तो उनसे रिश्ता तो है। राहुल ने कहा, मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं। अब सरकार चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में कन्याकुमारी से कश्मीर जाऊं। ये मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। जब उनके वरिष्ठ नेता बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो कोई चिट्ठी नहीं आती, अपने ही प्रोटोकॉल को वो तोड़ देते हैं। तो क्या उनके लिए प्रोटोकॉल अगर मेरे लिए अलग है, बुलेट प्रूफ गाड़ी में मैं कैसे चलूं? ये शायद केस बन रहा है कि राहुल अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है। टी शर्ट पहनने पर बोले राहुल, मुझे सर्दी नहीं लगती है। राहुल से जब रिपोर्टर ने पूछा कि उन्होंने इतनी सर्दी में भी टी शर्ट क्यों नहीं पहनी, तो राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा कि आपने स्वेटर पहन रखा है, इसका ये मतलब नहीं कि सर्दी है, इसका मतलब है कि आप सर्दी से डरते हैं। मैं सर्दी से नहीं डरता हूँ। मेरे टी शर्ट पहनने की असली वजह यह है कि मुझे अब तक ठंड नहीं लगी है, जब लगेगी तो स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा। तो राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर होते हुए कहा कि मैं बीजेपी और आरएसएस को अपना गुरु मानता हूं और जो भी बीजेपी और आरएसएस हमलावर करती है मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूं। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। हिमाचल प्रदेश की नई नवेली सरकार ने प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। हिमाचल सरकार ने मुख्य सचिव आर.डी. धीमान को मुख्य सूचना आयुक्त घोषित किया है। हिमाचल सरकार ने मुख्य सचिव आर.डी. धीमान को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें जानकारी दी गई कि धीमान 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने 13 जुलाई को शुभंग सिंह की जगह मुख्य सचिव का पद संभाला है। वो शनिवार को सेवानिवृत्त होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में धीमान की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना शुक्रवार शाम को जारी की गई। धीमान ने राजस्व, वन और संस्कृति जैसे विभागों के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम किया है। वो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक और सदस्य, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक भी रह चुके हैं। तो आर.डी. धीमान को हिमाचल सरकार ने नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। कैमरामैन शैंकी के साथ मैं पूजा झा। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए साल 2022 कैसा रहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या इतिहास रचे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। साल 2022 की शुरुआत सियासी माहौल में हुई थी। एक ऐसे माहौल में जब उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा था। विधानसभा चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा। 37 साल बाद ये पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी दोबारा सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आई हो। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये करिश्मा किया और इस करिश्मे के साथ ही एक बार फिर एक मैसेज देने की में कामयाब भी रहे कि उत्तर प्रदेश में योगी न सिर्फ कामयाब हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए अनिवार्य भी हो गए हैं। तो योगी उपयोगी और अनिवार्य ये होने के साथ ही अब उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई इबारत लिखने की बारी थी और योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे कार्यकाल में कानून व्यवस्था के जिस मुद्दे पे वापसी की थी उसी कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का एक संकल्प लिया और बुलडोजर फिर चला तो ऐसा चला कि तमाम माफियाओं के सीनों पे वो बुलडोजर रौंदता हुआ आगे निकला और उनके जुर्म और जरायम से इकट्ठा की गई तमाम अकूत संपत्तियां बुलडोजर के हवाले हो गईं। उसे रौंदा गया और इतना ही नहीं, उन्हें कब्जा करके जनता के सुपुर्द भी किया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर 2022 पूरी तरह याद रखा जाएगा इतिहास के नजरिए से। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूके SSC पेपर लीक मामले पर आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। यूके SSC ने 3 भर्ती परीक्षाओं को यहां पर दोबारा कराने का निर्णय लिया है।
8 भर्ती परीक्षाओं में कह सकते हैं यूके ट्रिपल एससी का एक बड़ा निर्णय है। 3 भर्ती परीक्षाओं को दोबारा आयोजित किया जाएगा। उस पर कह सकते हैं वन भर्ती दरोगा जो भर्ती थी उसको दोबारा यहाँ पर किया जाएगा। जो चयनित जो छात्र थे वो लगातार आक्रोश अपना प्रकट यहाँ पर कर रहे थे। कल देर रात से वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस भर्ती परीक्षा में धांधलियाँ हुई थी, गड़बड़ियाँ हुई थी, जो जांच यहाँ पर चल रही थी, उसमें यूके ट्रिपल एससी ने जो अपनी जांच कमेटी बिठाई थी उन्होंने इन भर्ती परीक्षाओं को दोबारा कराना ही उचित समझा। अब ये कहा जा सकता है कि जो कैलेंडर वर्ष जो जारी होगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो अपना भर्ती परीक्षाओं जो कैलेंडर जारी करेगा उसमें इन 3 भर्ती परीक्षाओं के लिए भी नई विज्ञप्ति जारी होगी। यानी फिर से इन 3 भर्ती परीक्षाओं को कराया जाएगा। ऐसे में जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार उनके लिए क्या कुछ निर्णय लेती है। लेकिन आयोग की तरफ से इन भर्ती परीक्षाओं को दोबारा कराने के लिए कहा गया है। साथ ही जो 5 और भर्ती परीक्षाएं उस पर विधिक राय मांगी गई है। यानी अभी भी उन भर्ती परीक्षाओं को रद्द होने की जो उस पर जो तलवार लटकी थी वो जारी है। कैमरामैन नथुला साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बिहार के छपरा में नकली शराब कांड मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। बिहार का शराब कांड तो आपको याद ही होगा। जहरीली शराब के चलते 150 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। छपरा में जहरीली शराब के चलते कई लोगों की जान गई थी। जी हां, छपरा में जहरीली शराब को बेचने वाले मास्टरमाइंड का पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने छपरा के जहरीली शराब बेचने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अनुसार बिहार शराब कांड में पकड़े गए मास्टरमाइंड का नाम राम बाबू है। दिल्ली क्राइम ब्रांच का दावा है कि मास्टरमाइंड आरोपी राम बाबू ने ही शराब में केमिकल डालकर इस शराब को तैयार किया था। बता दें, अकेले बिहार के सारण में ही जहरीली शराब पीने से 75 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं आसपास के जिलों में मौतों को मिलाकर कुल आंकड़ा 83 के पार हो गया था। और पूरे बिहार की बात की जाए तो जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 150 के पार पहुंच गई थी। क्राइम ब्रांच का दावा है कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद बिहार शराब कांड के कई गहरे राज से पर्दा उठेगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे नीतीश कुमार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। शराबबंदी के बावजूद शराब बेची जा रही है, शराब खरीदी जा रही है। कहीं न कहीं नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छपरा में जहरीली शराब बनाने वाले मास्टरमाइंड का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि इस मास्टरमाइंड यानी कि राम बाबू ने ही शराब में केमिकल डालकर शराब तैयार की थी, फिर उसको बेचा था। कैमरामैन शंकी के साथ मैं पूजा झा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिजबुल आतंकी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। वो क्या है एक्शन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता चौधरी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समझने के लिए पूरी तरीके से सरकार अलर्ट हो गई है। वहीं आज आपको बता दें जिस तरीके से हिजबुल निजामुद्दीन की एक इमारत को जो है सरकार द्वारा ढाया गया और साथ ही जिस तरीके से बताया गया कि एक अनानत नगर जिले के अंदर जो है इसका मकान बनाया गया था, सरकारी संपत्ति पे ये मकान बनाया गया था। तो उसी को देखते हुए आज जो है वहाँ पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। वहाँ पर जो अधिकारी थे उनका कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर मकानों को घेराव कर रखा था, लेकिन उसकी तरीके से जो दीवार है उसे तोड़ने का आज कार्य जो जम्मू सरकार ने किया। और जम्मू सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार के तौर पर कार्य कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन है कि जहाँ सरकारी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी आज जम्मू कश्मीर की सरकार भी अलर्ट हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर ने निजामुद्दीन के जो मकान को तोड़ा है उसमें जो है साफ साफ यही कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी तरीके से सरकार अलर्ट हो गई है। और सरकार ने कहा है कि जिस तरीके के आतंकवादियों ने यहाँ पर जो हमला कर रखा है उसी चीज को देखते हुए जो सरकारी संपत्ति पे मकान बनाए गए हैं उन मकानों को तोड़ा गया है। मजिस्ट्रेट के द्वारा बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट वहाँ पहुंचे थे, मजिस्ट्रेट ने जो आज जो बिल्डोजर के द्वारा जो कार्रवाई की गई और कार्रवाई से जो है दीवारों को तोड़ा गया। जो इमारत सरकारी संपत्ति पे बनाई गई थी उस सरकारी संपत्ति के द्वारा सरकारी संपत्ति से इमारत को ढा दिया गया। और साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह ये कार्य जो है जम्मू कश्मीर सरकार कर रही है। और सरकार का कहना है कि जिस तरीके से अच्छे कार्य जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से जो है यहाँ पर नंबर बनाने की तैयारी में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जो है अवैध संपत्तियों पर जो यहाँ बिल्डोजर चलवाते सरकारी संपत्ति बनी रहती है उस पर अवैध मकान बने रहते हैं, तो ऐसी जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार का कहना है कि इस तरीके से जो अभियान है अभी चलता रहेगा और इससे भी आगे जो कार्रवाई है वो करने के लिए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। सरकार के द्वारा ये भी बताया गया कि जिस तरीके से आतंकवाद को निपटने के लिए पूरी तरीके से सरकार यहाँ
अलर्ट बैठी है और साथ ही उसका कहना है कि अब की बार जो आतंकवादी जो हमला कर रहे हैं इन पे जो है पूरी तरीके से सरकार जो है कहीं ना कहीं इस तरीके के जो बिल्डोजर द्वारा मकान तोड़े गए, जो अवैध संपत्ति यहाँ आतंकवादियों ने बना रखी है, उसी को तोड़ने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आज जब सुबह ये मकान तोड़ा गया था तो मकान तोड़ने के बाद पूरी तरीके से सरकार जम्मू कश्मीर में जो है लोगों में दहशत फैली हुई है। जिस मकान जो सरकारी संपत्ति पे जो मकान यहाँ बनाए गए थे उन मकानों को तोड़ने के लिए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। कैमरामैन सेंकी के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। गुजरात के नवसारी में एसयूवी कार और बस की टक्कर से 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हादसे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे और इस खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता दिनकर आनंद ने। गुजरात के नवसारी में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक बस और एसयूवी की टक्कर में 9 लोगों की जान चली गई, तो वहीं इस हादसे में 15 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी यह भी मिली कि गंभीर रूप से घायल लोगों को नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं कार सवार 8 लोगों की जान चली गई। बता दें कि इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने उनके परिवारजनों को संतावना देते हुए मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं इस खबर को सुनते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर दुख जताया और कहा कि परिवारजनों के साथ हमारी संतावना है, उन्हें भगवान सहने की शक्ति दे। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। खबर बांदा से है, जहां पर कर्ज से डूबे हुए किसान ने बोरवेल में कूदकर आत्महत्या कर ली है और इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी संदीप कुमार ने। बुंदेलखंड में किसानों की आत्महत्या कोई नया मामला नहीं है। बुंदेलखंड में लगातार किसान कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करते हैं। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर से बुंदेलखंड के बांदा जनपद से सामने आया है, जहां पर एक किसान ने बैंक के कर्ज से परेशान होकर बोरवेल में कूदकर आत्महत्या कर ली है। जी हां, पूरा मामला जो है बांदा जनपद के जसपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव का है, जहां के रहने वाले 65 वर्षीय राम प्रसाद ने बोरवेल में कूदकर अपनी जान दे दी है। फिलहाल जैसे ही मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी, वहां पर मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में अभी तक 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उस वृद्ध का कोई पता नहीं चला है। इसी को लेकर के प्रशासन के द्वारा एसडीआरएफ टीम बुलाकर पूरे मामले का रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार एसडीआरएफ की टीम के द्वारा खुदाई करते हुए उस वृद्ध के शव की तलाश की जा रही है। अब देखना यह है कि एसडीआरएफ की टीम उस वृद्ध के शव को कब तक बरामद कर पाती है और बरामदगी के बाद क्या जिला प्रशासन उसे कर्ज से मुक्ति दिला पाएगा या फिर ऐसे ही बुंदेलखंड के किसान कर्ज से आत्महत्या करते रहेंगे। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। हापुड़ में कार सवार दंपत्ति से बाइक सवार बदमाशों की लूट में नया मोड़ क्या सामने आया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ सिटी कोतवाली के निजामपुर बाईपास के पास संदिग्ध हालातों में दंपति के साथ लूट व महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि मोदी नगर के रहने वाले विकास शर्मा अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल हापुड़ आर्य नगर आ रहे थे। जैसे ही वे कार से निजामपुर बाईपास पर पहुंचे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ लूटपाट की। लूटपाट का विरोध कर रही उनकी पत्नी की बदमाशों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। अब बताया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें मृतक युवती के परिजनों ने अपने दामाद पर ही हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पति विकास शर्मा से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की जांच में यह मामला लूटपाट के बाद हत्या का निकल कर आता है या आरोपी पति ने ही अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की थी। कैमरामैन संजू सैनी के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट। बदायूं में निर्धारित दाम से अधिक दाम लेने पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या है वो बड़ी कार्रवाई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ पाल। बदायूं में ओवररेट शराब बिक्री की शिकायत के बाद जागा आबकारी विभाग। एक दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। अलापुर थाना क्षेत्र के म्याऊं कस्बे की शराब की दुकान का मामला है। आबकारी विभाग ने 77,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बदायूं में ओवररेट शराब की बिक्री हर जगह हो रही है। पूरे जिले में शराब की बिक्री ओवररेट हो रही है। वहीं बात करें तो जिले में
आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। वहीं बात करें तो जिलाधिकारी बदायूं को भी इस मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कहीं कहीं ओवर रेट बिक्री कहाँ बिक्री हो रही है। अब देखना होगा इस मामले में आगे और क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन ललित के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। बलिया में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है और इस दौरान खाद्य विभाग की टीम को क्या कुछ हाथ लगा है, जिसके बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। बता रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। बलिया में खाद्य पदार्थ में मिलावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर मैं बलिया की बात करूं तो बलिया में धड़ल्ले से खाद्य पदार्थ में मिलावट हो रही है। वहीं खाद्य पदार्थ सुरक्षा विभाग का दावा भी है कि बलिया में लगातार छापेमारी की जा रही है और छापेमारी के बाद कार्रवाई भी की जा रही है। अभी तक बलिया में 163 छापेमारी की गई, 165 नमूने लिए गए, जिसमें 210 की रिपोर्ट आई, जिसमें 116 जिसमें मानक के अनुरूप पाए गए, जिनके ऊपर बाद दायर किया गया है, उनके ऊपर मुकदमा किया गया है। वहीं न्याय निर्णय अधिकारी के द्वारा 2,83,000 रुपया का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसकी वसूली की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगातार छापेमारी के बावजूद भी खाद्य पदार्थ में मिलावट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विभाग बार बार इस चीज़ को दावा कर रहा है कि हम खाद्य पदार्थ में मिलावट के लिए काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन फिर भी खाद्य पदार्थ में मिलावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। कौशाम्बी आबकारी विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 220 पेटी अवैध शराब कौशाम्बी आबकारी विभाग ने बरामद की है और इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इंतजार रिजवी। कौशाम्बी में पुलिस और आबकारी विभाग की ज्वाइंट टीम ने कोखरा थाना क्षेत्र में एक स्टेट हाईवे पर शराब से लदी एक कंटेनर गाड़ी पकड़ी है। कंटेनर में करीब 55 लाख कीमत की 450 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। अवैध शराब की यह खेप तस्करी के लिए हरियाणा से बिहार के समस्तीपुर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर तस्करी की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि आबकारी विभाग और कोखराज पुलिस की ज्वाइंट टीम ने कोखराज थाना क्षेत्र के सखाड़ा मोड़ से एक कंटेनर गाड़ी पकड़ी है। चालक ने जो जीएसटी दस्तावेज दिखाए हैं वो दवाओं से संबंधित थी। पूछने पर उसने बताया कि कंटेनर में दवाएं लदी हैं। शक होने पर जब कंटेनर में लोड पेटी खोलकर देखा गया तो उसमें अवैध शराब मिली। कंटेनर में करीब 55 लाख कीमत की 450 पेटी हरियाणा की अवैध शराब को जब्त किया गया है। चालक को गिरफ्तार कर तस्करी की जांच पड़ताल की जा रही है। एसपी के मुताबिक इस मामले में आबकारी अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। इंतजार रिजवी, इंडिया वॉइस, कौशाम्बी। भारतीय स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर उनके स्वास्थ्य को लेकर ताजा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक भाटी। शुक्रवार की सुबह क्रिकेटर ऋषभ पंत एक हादसे में बाल बच गए। झपकी लगने की वजह से ये हादसा हुआ। दिल्ली से रुड़की जा रहे ऋषभ पंत की गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और ये हादसा हुआ। हरियाणा रोडवेज के एक ड्राइवर ने ऋषभ पंत की जान बचाई और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया। डॉक्टर की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में कार स्पीड में आते हुए नजर आ रही है, जो रेलिंग से जाकर टकरा जाती है। यह गाड़ी ऋषभ पंत की बताई जा रही है। यह सीसीटीवी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस हादसे में सुबह 5:30 बजे रुड़की से नॉर्थर्न बॉर्डर पर हमदपुर झाल के मोड़ पर यह हादसा हुआ। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी उनका हाल जान रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि ऋषभ पंत की हालत में अब काफी सुधार है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं अभिषेक भाटी, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।